तो कल कुछ हम चीज़ें बता रहे थे तो कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और कुछ लोग थे भी नहीं, तो दोबारा से रिपीट करते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे हमने यहाँ तक बताया था कि ओएस कॉमर्स जो है हमारा कस्टम मेड कुछ प्लेटफॉर्म बताए थे और कुछ प्लेटफॉर्म बताए थे और कुछ कस्टम प्रोग्राम्स जो बनते हैं, कस्टम प्रोग्राम से जो पीएचपी पे वेबसाइट बनती है, दोनों में डिफरेंस बताया था कि कस्टम कैसे बनती है और प्लेटफॉर्म पे कैसे वेबसाइट बनती है। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हमने बताए थे, कुछ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स निकले हैं और कुछ CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ प्लेटफॉर्म्स निकले हैं। जिसमें ई कॉमर्स की हम बात कर रहे थे, ई कॉमर्स की बात कर रहे थे कि जब हम कभी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट कस्टम बनाते हैं तो हमको 2 से 3 महीने लग जाते हैं किसी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट को बनाने में। और यही चीज़ अगर हम किसी प्लेटफॉर्म को चूज़ करके बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा यही टाइम 5 से 6 दिन में मिनिमम हमारी एक वेबसाइट तैयार हो जाती है, चाहे वो कॉमर्स पे हो, मैजेंटो पे हो। मैजेंटो पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मे भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, 10 दिन लग जाए, लेकिन 2 मंथ्स और कहाँ 10 डेज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, कॉस्ट में भी और डेज़ में भी, टाइम फ्रेम में भी। ठीक है, तो इसके बाद OS कॉमर्स भी एक प्लेटफॉर्म है जो पहले टाइम में बहुत यूज़ हुआ। और एक्सकार्ट एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म में आता है जो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहते हैं, बिल्कुल उनको क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई चाहिए रहती है। तो ये इसकी जो कॉस्ट होती है सिर्फ इसको परचेज़ करना पड़ता है। जैसे वर्डप्रेस को हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, मैजेंटो को हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं जैसे लेकिन इसके लिए हमको डाउनलोड करने के लिए हमको $150 अबाउट डॉलर्स देने पड़ते हैं। $150 यहाँ पे पे करना पड़ता है, यानी 10 से 12 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं इसकी प्रोग्रामिंग को डाउनलोड करने के लिए, लाइसेंस लेना पड़ता है इसका। तो ऐसे ही अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये ज़माना था प्लेटफॉर्म का, क्या था, प्लेटफॉर्म का ज़माना था। यहाँ पे हमने कस्टम प्रोग्रामिंग करी। पहले के ज़माने में लोग कस्टम प्रोग्राम करते थे। कस्टम प्रोग्राम के बाद आए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में क्या हुआ, हमको रेडीमेड वेबसाइट्स मिलने लगी, बनी बनाई वेबसाइट्स। हमको इजी वे में 10-12 डेज़ में छोटी मोटी वेबसाइट 3 से 4 दिन में हम वर्डप्रेस बना सकते हैं। तो रेडीमेड वेबसाइट हम प्लेटफॉर्म पे बनाने लगे। और आज के ज़माने में जैसे जैसे ज़माना बढ़ता गया लोगों ने दिमाग लगाया। ठीक है, तो कल हम ये बोल रहे थे कि हम बताएंगे थोड़ा सा फ्रेमवर्क क्या होता है, लेकिन फ्रेमवर्क से पहले हम एक और चीज़ हमें याद आ गई तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर कहोगे कि भाई सर ने ये बताया नहीं तो वही बता देते हैं। तो आज के टाइम में रेंटल वेबसाइट भी चलने लगी हैं। कौन सी वेबसाइट? रेंटल वेबसाइट। रेंटल वेबसाइट क्या होती हैं? रेंटल वेबसाइट ये होती है कि हम किराए पे वेबसाइट ले सकते हैं, यानी कि वेबसाइट का जो कोड है यहाँ पे हम खुद, हमारा जो कोड है हमने बनवाया डेवलपर से, वो मेरा हो जाता है। यानी कि हम चाहे वेबसाइट को बंद करें चाहे ओपन करें, हम आज 1 साल के लिए बंद कर रहे हैं, हमने अपनी वेबसाइट के कोड को संभाल के रख लिया, फिर 2 साल गैप के बाद हमने नया डोमेन लेके उस पर लॉन्च कर दिया, यानी कि वो कोड मेरा, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रेंटल वेबसाइट्स क्या होती हैं, बहुत सी कंपनीज आई जिन्होंने रेंटल वेबसाइट लॉन्च करा, यानी कि आप उनकी वेबसाइट पर होस्टिंग ले लो और वो आपको रेंटल वेबसाइट भी देंगे साथ में, होस्टिंग प्लस रेंटल वेबसाइट, यानी कि फीचर्स सब कुछ बने बनाए होंगे, आपने बस डिज़ाइन चूज़ करी और आपकी वेबसाइट रेडी हो गई और आप उस पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ उसमें लोगो डिज़ाइनर से लोगो डिज़ाइन करवाया और उसके बाद आप रेंटल वेबसाइट पे चले गए, आपने पैकेज बाय कर लिया 1 मंथली वाला। मंथली आपने $5 देने लगे, यानी कि 1000-1200 रुपये महीना आपने देना शुरू कर दिया और आपकी वेबसाइट चलने लगी। वहाँ पे किराए पे वेबसाइट है, यानी कि आप जब चाहो उसको बंद कर सकते हो, पैसा देना बंद कर दो, आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो कौन सी कंपनीज, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसी कौन सी कंपनीज है जो रेंटल वेबसाइट देती हैं, और उनका भी बहुत डिमांड है क्योंकि अमेरिकन्स जो बाहर के लोग होते हैं, अमेरिकन सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि उनको आसानी से चीज़ मिल जाए, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। इंडियंस मेहनत करने के तैयार है, वो कहेगा हमें सस्ते में मिल जाए, बस हमको चाहे 10 दिन क्यों ना मेहनत करनी पड़े, क्योंकि गुलामी की आदत थी पहले भी, तो आज भी थोड़ा सा आदत बनी हुई है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, पैसा कम लगे। ठीक है, लेकिन अमेरिकन को क्या, हर चीज़ बहुत आराम में से चाहिए, तो वो लोग रेंटल के पीछे भागने लगे। जब वो रेंटल के पीछे भागने लगे, हमारे पास डिमांड आने लगी कि भाई हमको भी रेंटल वेबसाइट बनवानी है, क्योंकि उनके बस की बात, वो रेंटल पे भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो थीम भी नहीं ढूंढेंगे, वो थीम भी नहीं लगाएंगे, वहाँ पे जब कुछ सेटिंग करना है बस थीम चूज़ करनी है, वेबसाइट रेडी हो गई। लेकिन वो जो थीम उनकी होती हैं, जो फ्री वाली थीम्स होती हैं, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। अब बात आती है रेंटल प्लेटफॉर्म बने किस पे, किस कोडिंग पे बने, किस लैंग्वेज पे बने वो रेंटल प्रोग्राम। तो रेंटल प्रोग्राम के लिए भी जो लैंग्वेज चूज़ करेगी वो कौन सी थी, PHP।
मतलब रेंटल हुआ क्या, हमने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रेंटल के लिए, अगर हमको किसी भी चीज़ को रेंटल में करना है तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हमको घर रेंट पे उठाना है। तो अगर हमारे पास घर में 2 ही कमरे हैं तो हम क्या रेंट पे उठा पाएंगे? भाई एक में मेहमान आएंगे, एक में हम रहेंगे, एक बेडरूम बना लिया, एक ड्राइंग रूम बना लिया, तो हम उसको रेंट पे नहीं उठा सकते। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास सर्वर पे स्पेस थोड़ी सी है तो क्या हम किसी चीज़ को रेंट पे उठा सकते? नहीं उठा सकते। तो रेंटल वेबसाइट में सबसे जो मेन चीज़ वैल्यू रखती है वो क्या रखती है? स्पेस, सर्वर। तो वहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बना लिया, हमने लोगों को रेंट पे देना शुरू कर दिया, उसी के अंदर और वेबसाइट बना लो, उसी के अंदर और वेबसाइट बना लो, वो हो गया रेंटल। यानी प्रोग्राम एक ही है, वो क्या कर रहे हैं? बने बनाए प्रोग्राम को बेच रहे हैं। बस एक नई चीज़ लॉजिक ले आया सामने वाला और उसने क्या करा? वेबसाइट को भी किराए पे उठा दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है रेंटल वाली। तो इन पुरानी चीज़ों को पहले रफ कर देते हैं। अगर ये चीज़ किसी ने ना नोट करी हो तो नोट कर लेना। तो आज का ज़माना रेंटल का भी आ गया है। कुछ लोग कस्टम पे बनवा रहे हैं जिनको बहुत बड़े लेवल की वेबसाइट बनानी है, कुछ लोग प्लेटफॉर्म का चूज़ कर रहे हैं जिनको कम पैसे में वेबसाइट बनानी है, स्टैंडर्ड फीचरशिप चाहिए हैं, ई-कॉमर्स में भी मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड CMS में भी मिल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग और इजी वे में वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और आसानी से वेबसाइट बना रहे हैं, तो उनका क्या करना है? उनको वो क्या करते हैं? रेंटल वेबसाइट लेते हैं। कौन कौन सी कंपनीज रेंटल वेबसाइट दे रही है आज के टाइम में? जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज के टाइम में है शॉपिफाई। हर जगह इंटरनेट पे कहीं भी ऐड दिख जाएगा इसका, शॉपिफाई। शॉपिफाई एक कंपनी है जिसने क्या करा? वेबसाइट को बनाया और उसमें मल्टीपल लोगों को किराए पे देना शुरू कर दिया। ये क्या करती है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, आप डोमेन भी इन्हीं पे बुक कर सकते हो। सिंपल स्टेप में आप इनके वेबसाइट पे गए, आपने नेम बुक करा, आपने चूज़ करा कि आपको नॉर्मल वेबसाइट बनानी है या ई-कॉमर्स बनानी है, यहाँ पे CMS आपको बनाना है और या ई-कॉमर्स बनाना है। फिर आपने चूज़ करा अपनी डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन ऑप्शन वो आपको दे देंगे। डिज़ाइन चूज़ करा और यहाँ पे टेम्पलेट, डिज़ाइन मीन्स टेम्पलेट, आपने अपना टेम्पलेट चूज़ करा, बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद आपने टेम्पलेट चूज़ करने के बाद फिनिश कर दिया। और यहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया, जो भी इनका मंथली पेमेंट है। यहाँ पे प्लान्स आप मंथली पे भी कर सकते हो इनको, और ईयरली भी पे करना चाहो ईयरली भी पे कर सकते हो। तो अब इतने सिंपल स्टेप में आपकी एक वेबसाइट रेडी हो गई, चाहे वो ई-कॉमर्स की हो या आपकी नॉर्मल CMS वेबसाइट हो। सिर्फ और सिर्फ आपके 4 स्टेप में एक वेबसाइट रेडी हो जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी बहुत से लोगों को और एडवांस चाहिए था, और एडवांस चाहिए था। तो आने वाले समय में क्या हुआ, जब ये प्लेटफॉर्म आया तो शॉपिफाई डेवलपर्स भी पैदा हो गए। शॉपिफाई डेवलपर्स पैदा हुए, उन्होंने को क्या, शॉपिफाई डेवलपर्स किसको बोला? जो इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं पूरे प्लेटफॉर्म की। इसके अंदर भी वो जुगाड़ लगा सकते हैं, कस्टम प्रोग्राम कर सकते हैं, डिज़ाइन को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक फ्रेमवर्क है। इसमें भी उन्होंने ओपन सोर्स रखा हुआ है कि हमारे डिज़ाइन को कोई भी अपडेट कर सकता है अपने हिसाब से। जब इन्होंने अपने डिज़ाइन टेम्पलेट दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल दे रहे हैं, और जो दे भी रहे हैं कुछ प्रीमियम भी दे रहे हैं, बेच रहे हैं $50 $60 का जो बेच भी रहे हैं, उसमें भी मे भी यूज़र का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पे कौन आया? वहाँ पे आए शॉपिफाई डेवलपर्स। वहाँ पे कौन आया? शॉपिफाई डेवलपर्स। मार्केट में इसकी भी जॉब्स निकलने लगी, इसका भी काम आने लगा। भाई हमको शॉपिफाई पे वेबसाइट बनानी है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स बाहर से काम देने लगे शॉपिफाई वेबसाइट पे। तो जो शॉपिफाई पे वर्क करते हैं उनको क्या बोलते हैं? शॉपिफाई डेवलपर बोलते हैं। हमने भी बनाई शॉपिफाई पे बहुत वेबसाइट, बहुत आसान होती है। अभी पिछले साल ही बनाई थी एक वेबसाइट शॉपिफाई पे, 2 साल पहले। तो ई-कॉमर्स की थी, उसका SEO भी करा था। ठीक है, तो
बहुत ज़्यादा कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, सबका जो बेस है वो क्या है, PHP है। लैंग्वेज क्या है, PHP है। बस यहाँ पे इन्होंने क्या करा, रेंटल कर दिया इसको। अब यहाँ पे हमको सिर्फ क्या करना है, मंथली इनको पेमेंट करना है। यहाँ पे ये प्रोग्राम्स जो हैं कुछ भी हमारे नहीं है, किसके हैं, कंपनी के हैं। जैसे ही हम इनको पैसा देना बंद करेंगे, ये क्या होंगे, प्रोग्राम्स हमसे वापस ले लेंगे, बंद कर देंगे हमारे अकाउंट को। तो यानी कि यहाँ पे हम सब कुछ पे, जब तक पे कर रहे हैं तब तक हमारा है, हमने किराया देना बंद करा, ये मकान से हमको निकाल देंगे बाहर। ये लैंडलॉर्ड है शॉपिफाई। तो शॉपिफाई के अलावा ऐसी और भी कंपनीज हैं जो बहुत पॉपुलर है, जिसका टीवी पे थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट भी बीच में आया था, इंटरनेट पे बहुत आता है, तो इसको नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। शॉपिफाई के अलावा एक और कंपनी ने बहुत पॉपुलर हो गई जिसका नाम था विक्स, WIX, विक्स पर वेबसाइट बनाओ फ्री में, किसी भी डेवलपर की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जाहिर सी बात है, हम होस्टिंग खरीदते हैं, कितने की खरीदते हैं, 2000 की होस्टिंग खरीदते हैं, और 2500 में हमको महीने, 2500 साल पे हमको वेबसाइट मिली जा रही है, तो हम वेबसाइट क्यों ना ले लें। आदमी यही सोचता है वेबसाइट क्यों ना ले लें। थोड़ा सा 1000-2000 बढ़ जाते हैं उसमें, 2.5 नहीं 5000 कह लो, 5000 साल का हमको क्या मिल रही है, वेबसाइट मिल रही है, रेंटल मिल रही है। तो लोग विक्स पे और शॉपिफाई पे भागने लगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारी परमानेंट नहीं है। लेकिन हाँ, स्टार्टर जो भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जिनको टेक्निकल नॉलेज, IT की इतनी नॉलेज नहीं है, जिनको वेबसाइट की इतनी नॉलेज नहीं है, जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, वो इस पर क्या करें, वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं कम से कम पैसों में। अब नॉर्मल हम वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ नहीं तो 20-25 हज़ार खर्चा हो जाता है, लोगो डिज़ाइन करना, होस्टिंग लेना, डोमेन लेना, उसके बाद वेबसाइट की कोडिंग, प्रोग्रामर को पैसे देना जो डेवलपमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे सब चीज़ें कम हो रही। तो लोग क्या, वहाँ के अमेरिकन लोग क्या करने लगे कि इसके ऊपर स्टार्टिंग में इसके ऊपर किराए पे वेबसाइट बनाई, जब बहुत पॉपुलर हो गए तो उन्होंने क्या करा, अपनी वेबसाइट बाद में डेवलप करवा लेते थे। तो ऐसा सिस्टम चलने लगा। तो ये विक्स पे भी इस टाइप की जो वेबसाइट हुई, इसको क्या बोलते हैं, रेंटल वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये नोट कर लो। रेंटल वेबसाइट के बाद दो कंपनी की वेबसाइट, शॉपिफाई और एक विक्स है, बहुत सारी ऐसे। तो एक और इम्पॉर्टेंट जो आज के टाइम में चल रहा है, जिसको बोलते हैं ज़ोहो। ये भी रेंटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस पे भी बहुत लोग बाहर की कंट्री वाले काम देते हैं। थोड़ी बहुत भी अगर ज़ोहो पे नॉलेज है तो इस पे भी आदमी ज़ोहो डेवलपर कहलाएगा। ज़ोहो पे जिसको काम करना आता है, तमाम अगर नए नए नाम देखो तो रेंटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म करके गूगल में डालोगे तो ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ पॉपुलर हमने थोड़े से नाम थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करें। तो इसके बाद हम अपने आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो हम कल बताने वाले थे, जो था फ्रेमवर्क। कि पहले ज़माने में, अगर आज से 10 साल पहले जाएं तो कस्टम PHP पे वेबसाइट्स बनती थी। किस पे बनती थी, कस्टम PHP पे। तो कस्टम PHP कितना टाइम ले लेता था, 2 से 2.5 महीने ले लेता था। और प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम्स क्या आई, प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम ये आई कि लिमिटेशंस थी। हम बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म में क्या थी, लिमिटेशंस थी। प्लेटफॉर्म में लिमिटेशंस क्या थी, फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क में क्या डिस्कशन कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अगर डाल दो तो लोडिंग, उनकी जो रिसोर्स थी वो लिमिट कम थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मैनेज नहीं करा जा सकता था, एक लिमिटेशंस थी। और हर एक चीज़ को हम उन्हीं के हिसाब से चल सकते थे, यानी कि जो प्रोडक्ट का लेआउट है उनका अगर इस साइड है तो इसी साइड रहता था, चेकआउट की जो डिज़ाइन है तो चेकआउट की प्रॉपर वैसे ही रहेगी। जो उनकी स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर जो है हम उसमें छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं कर सकते थे, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही थी किसी भी प्लेटफॉर्म को, और बहुत सारी लिमिटेशंस थी। और कस्टम में क्या था, बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। तो इसके लिए क्या हुआ कि फिर कंपनीज़ ने क्या करा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने क्या लाए, मार्केट में लाए फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जैसे CI, पहले तो फ्रेमवर्क होता क्या है, वर्डप्रेस भी अपने आप में एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मीन्स क्या होता है कि पहले जब कस्टम PHP पे हम लोग वेबसाइट बनाते थे, तो कस्टम PHP पे जो वेबसाइट बनाते थे उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती थी,
हमारा जो भी कोड लिखा रहता था, कोडिंग प्लस डिज़ाइन, इक्वल टू वेबसाइट। दोनों मिक्स होके सब कुछ काम होता था और तब हमारी एक वेबसाइट बन पाती थी जिसमें कोडिंग और डिज़ाइन साथ साथ चलती थी। जहाँ पे हमको डिज़ाइन में कुछ अपडेट्स करने रहते थे तो हमको हर एक प्रोग्राम के बीच में जाना पड़ता था, तब हमारी डिज़ाइन काफ़ी टाइम में, जितना टाइम बनने में लगता था उतना ही टाइम डिज़ाइन को दोबारा से चेंज करने में। अब हमको 1 साल के बाद अपनी डिज़ाइन वेबसाइट की अपडेट करनी है तो पता चला हमने 2 महीने अगर बनाने में लगाए हैं तो उसमें 2 महीने फिर से डिज़ाइन अपडेट करने में लगे जा रहे हैं। तो फिर कंपनीज़ ने माइंड लगाया, दिमाग लगाया कि थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई करें अपनी लैंग्वेजेस को, ताकि हमारा जो डिज़ाइन वाला जो टाइम है वो थोड़ा सा बच सके। तो मार्केट में लॉन्च हुआ, क्या लॉन्च हुआ? फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ। तो फ्रेमवर्क में क्या हुआ कि जो हमारा डिज़ाइन वाला सेक्शन था, जो HTML वाला सेक्शन था, जिसको आज के टाइम में हम थीम्स बोलते हैं या HTML बोलते हैं, ये बिल्कुल अलग रख दिया गया। किसमें? अलग फ्रेम में रख दिया गया। यानी 2 फ्रेम बनाए गए, डिज़ाइन का फ्रेम अलग बना, ये हमारा डिज़ाइन का फ्रेम हो गया, और कोडिंग का हमारा फ्रेम बिल्कुल अलग हो गया। इस तरीके से, यानी कि अब हमको डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे हमको कोडिंग में जाना नहीं पड़ रहा है। जो भी चेंजेस करने हैं हमने अपनी डिज़ाइन उठाई और HTML में चेंजेस कर दिए और हमारा वेबसाइट अपडेट हो गई। तो यानी यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया। और दूसरी चीज़ फ्रेमवर्क में और क्या अच्छी आई, फ्रेमवर्क में ये और चीज़ आ गई कि इसमें बहुत सी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं बनी बनाई इन्होंने रेडी टू मेड कर दी। यानी कि इन्होंने पूरे फंक्शंस को, बड़े बड़े फंक्शंस को ऑटोमेट नहीं करा, इन्होंने छोटे छोटे फंक्शंस को रेडीमेड बना दिया कि हमको कहीं पे कैलेंडर लगाना है तो इनका कैलेंडर का बना बनाया फंक्शन है जो लगा सकते हैं, और इनकी फंक्शंस में भी हम ईजिली मॉडिफिकेशंस कर सकते थे। तो ये चीज़ फ्रेमवर्क में करा। तो यहाँ पे जहाँ पे हमको कस्टम PHP पे बनाने में टाइम लग रहा था 2 महीने का, यहाँ से फ्रेमवर्क में हमको कितना लगा? हाफ कर दिया। यानी कि 1 महीने में वो चीज़ हमारी हाफ टाइम में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको कोडिंग लिखनी नहीं पड़ रही है, वहाँ पे हमने बस उसको कॉल कर लिया और वो हमारा पूरा फंक्शन आ गया। तो इसी को बोलते हैं फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं कि फ्रेमवर्क की कौन कौन सी अच्छी कंपनीज आजकल मार्केट में चल रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अभी पॉपुलैरिटी गेन करी थी, बीच में करी थी CI ने। CI फ्रेमवर्क का नाम है। जो ये सब किससे निकले फ्रेमवर्क? ये भी PHP से ही बने। किससे बने? PHP से ही बने। हमने कहा ना PHP लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर जगह यूज़ हो रही है। जो PHP पे आ गया, और PHP पे कोई कभी भी लिमिट नहीं है, सीखते जाओ, हर आने वाले टाइम में नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो PHP से जो फ्रेमवर्क निकला, जिसको हम CI बोलते हैं, मार्केट में बहुत चल रहा है। अरे वो CI डेवलपर है, अब हमें तो पता नहीं CI क्या है। अब हम तो SEO एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, अब हमको नहीं पता कि CI क्या होता है। तुम्हारे पास CI की वेबसाइट आ गई SEO करने के लिए, कहा ये CI की वेबसाइट है, इस पर तुम्हें SEO करना है। तुम सोचोगे CI क्या होता है, बस तुम्हारा 5 साल का एक्सपीरियंस रखा धरा रह जाएगा कि CI क्या होता है। अब तुम्हें 5 साल का SEO में एक्सपीरियंस है, तुम्हें पता नहीं CI क्या होता है। तुम्हें क्या हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हो, और तुम वेबसाइट का मार्केटिंग कर रहे हो, और तुम्हारे पास वेबसाइट CI की आई है, तुम्हें नहीं पता कि CI होता क्या है, तो तुम उसकी मार्केटिंग क्या करोगे? ठीक है। तो अब यहाँ पे इसीलिए हर एक जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक। तो CI एक फ्रेमवर्क है जिसका फुल फॉर्म है कोड इग्नाइटर, जिसको जल्दबाजी में लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटर।
कोऑर्डिनेटर पे काम करते हैं, हम कोऑर्डिनेटर पे काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेटर उसको जो लिखा जाता है कोड इग्नाइटर लिखा जाता है, और जल्दबाजी में लोग कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो वो यही फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो ये जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का नाम उसने CI रखा। इस फ्रेमवर्क पे जो काम करते हैं उनकी सैलरी होती है 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की, जिनको सिर्फ ये फ्रेमवर्क आता होता है। छोटी सी चीज़ नहीं है, है बड़ी चीज़। हमारा जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बना है ऑफिस का, तो वो इसी फ्रेमवर्क पे हमने बनवाया था। आज के टाइम में कोऑर्डिनेटर भी धीमे धीमे समय गया तो थोड़ा सा डिमांड कम होती गई। अब आज के टाइम में जैसे लारावेल चल रहा है, और सबसे ज़्यादा है रिएक्ट नेटिव, सबकी ज़बान पे है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव, ये 3 बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, और तीनों किस पे बने हुए हैं, किस लैंग्वेज पे बने, PHP बने। क्या है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है, जो पहले अभी इससे पहले हमने वाइट बोर्ड पे लिखा था फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क का सिंपल मीनिंग है कि डिज़ाइन अलग और कोडिंग अलग, यानी कि दोनों को अलग अलग फ्रेम में रखा है, उसको नाम दे दिया फ्रेमवर्क। बस फ्रेमवर्क में और PHP में कोडिंग करने में डिफरेंस क्या है, इसमें ज़्यादातर हमको फंक्शंस बने बनाए मिल जाते हैं, हर चीज़ को लिखना नहीं पड़ता है, कैलेंडर लगाना है, टाइम लगाना है, कोई भी छोटे मोटे फंक्शन सब बने बनाए मिल जाएंगे। बस आपको PHP की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस इसके टैग्स को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। इसका एक ट्यूटोरियल होगा, इनके गाइड होगी पूरा, जब ये डाउनलोड करोगे तो प्रॉपर गाइड करेंगे क्या चीज़ कैसे होती है। लेकिन सबका बेसिक क्या है, सबका बेस क्या है, PHP, सब इसी से निकल के आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे जो हमारा अब ये वेबसाइट आ जाए, ये वेबसाइट आ जाए, ये वेबसाइट आ जाए, सब कौन से सर्वर पे चलेगी, PHP तो लैंग्वेज है, सर्वर पे चलेगी लाइनक्स पे। सिर्फ एक सर्वर टॉपिक को बताने के लिए कि सर्वर लाइनक्स सर्वर पे क्या क्या चीज़ें रन हो सकती हैं, हमें इतना बड़ा डिस्कशन करना पड़ा। अगर हम इतना बड़ा डिस्कशन ना करते तो कल को तुम्हारे पास ये CI आ जाता कि CI है, तो इसके लिए तुम्हारी वेबसाइट CI पे बनी है, तुम्हें होस्टिंग चूज़ करनी है, तुम्हें सर्वर चूज़ करना है, तुम्हें ना पता होता। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है पूरा सर्वर का, इस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कशन करा शुरू से। हमने डोमेन का थोड़ा सा रिव्यू लिया कि ग्लोबल और कंट्री एक्सटेंशंस क्या क्या होते हैं। इसके अलावा हमने सर्वर कि लिनक्स सर्वर क्या होता है, विंडोज़ सर्वर क्या होता है। फिर हमने PHP और ASP को थोड़ा सा डिफ़ाइन करा कि PHP होता क्या है और ASP क्या होता है, और PHP से कितने प्लेटफॉर्म निकले और ASP से क्या निकला, कौन सा प्लेटफॉर्म निकला, और फ्रेमवर्क क्या होते हैं, रेंटल वेबसाइट्स क्या होती हैं, ये सारे इस टॉपिक में हमने कवर करें। तो अब इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे कि वेबसाइट्स बनाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एक वेबसाइट को कितने स्टेप में हम बनाते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे ये टॉपिक क्लोज करते हैं। पॉज कर दो।